नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित है। इससे पहले हमने संसाधन एवं विकास या विकास संसाधनों का विकास कैसे करें, इससे पहले वो टॉपिक हमने क्लियर किया। अगर आपने वो देखा है तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि जीव संसाधन कौन से हैं। वन और वन्य जीव यानी वन बड़े स्तर पे पेड़ पौधे, और वन्य जीव का मतलब है वनों में रहने वाले जीव। जैसे मनुष्य अपने घर में रहता है, वैसे जीव हैं जो जंगलों में रहने वाले, वो वनों में रहते हैं। पेड़ पौधे ही उनका आश्रय है, वो ही उनके घर हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। संकटग्रस्त और सुमेध जातियां कौन सी होती हैं? दो उदाहरण देने हैं इसके। तो संकटग्रस्त जातियां वे होती हैं जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा है, और यदि उनको हमने बचाया नहीं या अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनाई तो उनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे उदाहरण में ले काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा, शेर, जो पूंछ वाला बंदर है वो। दूसरा है सुमेध जातियां। ये कौन सी जातियां हैं? तो सुमेध वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। यदि उनके लिए भी अगर हमने परिस्थितियां सही नहीं की और उनके लिए विपरीत परिस्थितियां बनी रही तो उनकी संख्या घटने से ये जातियां संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में जो डॉल्फिन होती है, एक प्रकार की मछली, वो। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? भारत में जैव विविधता कम होने के कारण क्या है? प्यारे बच्चों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी सीरीज है और आपका एग्जाम नज़दीक है। उसको देखते हुए आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर सपनों के लिए, आपके सपने और पेरेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए 80 में से 80 का प्रयास करने के लिए ये अपना महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जैव विविधता से संबंधित है। तो पृथ्वी के स्थलीय और जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव यानी जीवों की विविधता, वो पृथ्वी के स्थलीय भाग हो या पृथ्वी का जलीय भाग हो, यानी स्थल भाग और जल भाग, यानी समुद्रों में और भूमि पे जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पति की जो विविधता होती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इनको कहते हैं जैव विविधता। भारत में जैव विविधता कम होने के प्रमुख कारण निम्न हैं। कारण कौन से हैं जिससे कि हमारे भारत में जैव विविधता कम है? तो कमी का कारण है कि मानव द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई से जीवों के जो रहने का आवास है, घर है, जैसे इंसान के रहने का घर होता है, वैसे जीवों के रहने का जो घर है वो समाप्त हो जाता है। उसको हम विनाश कर रहे हैं। मानव द्वारा जीव जंतुओं का अत्यधिक शिकार करना या उनको मारना, ये भी प्रमुख कारण है। मानव द्वारा जनित वायु प्रदूषण, मानव वायु में प्रदूषण छोड़ रहा है, जल प्रदूषण छोड़ रहा है। जल में को प्रदूषित फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं वो किसी नदी या तालाब या किसी समुद्र में जाके मिलते हैं तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है। मृदा प्रदूषण, अगर किसी कहीं मिट्टी में बहाया जाता है तो वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। और अत्यधिक रासायनिक पदार्थों के यूज से भी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, प्रदूषित होती है। हरित गृह प्रभाव यानी जो हानिकारक गैसें हैं उनके प्रभाव से तापमान का बढ़ना, ये प्रमुख कारण है जिसके कारण जैव विविधता है वो भारत में कम है। मानव द्वारा अनेक रासायनिक और कीटनाशकों के उपयोग द्वारा जीव जंतु और वनस्पति को नष्ट करना भी इसका प्रमुख कारण। तो जैव विविधता क्या होती है और जैव विविधता भारत में कम क्यों है, इसके कारण हमने देख ली। एक कारण और है उसका कि वर्षा की अनावृष्टि के कारण दावानल द्वारा जंगलों का नष्ट होना। वर्षा की अनावृष्टि यानी अकाल हो तो भी वृक्षों को नुकसान होगा, जीव जंतुओं को नुकसान होगा, और यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी नुकसान होगा। दावानल यानी जंगल में आग लग जाए, दावानल जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं दावानल। तो अगर जंगल में आग लग जाए तो जंगल नष्ट हो जाते हैं, तो जो जीव जंतु हैं उनके रहने का घर नष्ट हो जाता है। भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता और वन्य जीवों के संरक्षण का क्या महत्व है वो बताना है। तो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वनस्पति आपस में भोजन और आवास के रूप में एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति का संतुलित संख्या में जीवित रहना आवश्यक है तथा वन और वन्य जीवों का संरक्षण द्वारा ही जल, वायु और मृदा की मूलभूत संरचना को बना रहना संभव है। एशियाई चीता पे टिप्पणी लिखनी है। ये कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है एशियाई चीता, और ये बिल्ली परिवार का ही विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैले थे, लेकिन आवासीय उपलब्धता कम होने यानी इनके रहने की जगह कम होने के कारण मानव अतिक्रमण कर लेता है जंगल का जो एरिया होता है उस पर, तो शिकार के कारण भी इनकी संख्या कम होती जा गई। भारत में इस प्रजाति को 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। टाइगर प्रोजेक्ट को समझाइए। तो ये बाघ संरक्षण के लिए बनाई गई एक परियोजना है जो 1973 में बनाई गई थी। कब बनाई गई? 1973 में। बाघ वन्य जीव संरचना का ही एक पशु है यानी जंगली जीव है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या में तेज गति से कमी आई, बहुत तीव्र गति से कमी आई, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाना पड़ा। बाघों की घटी संख्या के कारण 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इसे प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ध्यान रखना है, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम का मानस बाघ रिजर्व तथा केरल का पेरियार बाघ रिजर्व। राज्यों में अनेक प्रमुख बाघ रिजर्व जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनका संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा प्रारंभ, ये जो योजना थी इसके तहत किया गया। नेक्स्ट अपना चैप्टर है जल संसाधन। अब जल को सब जानते हैं, तो जल एक संसाधन है, ये हमने उससे पहले चैप्टर में कर लिया था। भारत की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितने प्रतिशत है? 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भारत में होती है, औसत वार्षिक वर्षा। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन जल विद्युत का है? तो 22% जो विद्युत है, बिजली है, वो जल से प्राप्त होती है, हमें जल विद्युत से प्राप्त होती है 22% बिजली। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? बांधों को कहा था। बांध क्या होते हैं? ये भी मोस्ट प्रश्न है। भाखड़ा नागल परियोजना किन नदियों पे बनी हुई है? तो सतलज और व्यास नदियों के बेसिन पे बनी हुई है भाखड़ा नागल। और भाखड़ा नागल से कौन से राज्य हैं वो लाभान्वित होते हैं? जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? तो ये महानदी पे बनी हुई है। ये परियोजनाएं आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। भारत में विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है और किस स्थान पे होती है? तो मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है और वो जगह है मौसिनराम। मेघालय का मौसिनराम है। टांका क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने ये। राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रत्येक घर में छत और घर के आंगन में पाइप लगाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है, एक टैंक में उतार दिया जाता है, यानी जल को एक भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है, उतारा जाता है। तो इस भूमिगत जो टैंक है उसको टांका कहा जाता है। भूमिगत टैंक को टांका कहा जाता है जिसमें जल संरक्षण किया जाता है। तो टांका जल संरक्षण की एक विधि है। राजस्थान में टांका जल संरक्षण की एक प्रमुख विधि है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो मेघालय राज्य यानी उत्तर पूर्व के स्टेट, भारत में उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं उनमें नदियों और झरनों के जल को बांस के पाइप बने हुए होते हैं उनके द्वारा
एकत्रित करने की प्रणाली को बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क जो क्षेत्र हैं उनमें वर्षा जल संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए, जो संरक्षित जल है उसको खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। और जैसलमेर में इसको खड़ीन कहते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है खड़ीन कहते हैं, खड़ीन। और अन्य क्षेत्रों में इसको जोड़ के नाम से जाना जाता है। पीने का पानी संग्रहण टैंक है उसको टांका कहा जाता है, जिसमें छत और आंगन के पानी को संग्रहित किया जाता है, उसमें इकट्ठा किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना मानव विकास में किस प्रकार उपयोगी हैं? समझाइए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी होती हैं? जिनसे एक से अधिक उद्देश्य पूरे होते हों उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और इनका क्या उद्देश्य, लाभ, तो बांध के उपयोग ये बताने हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानव विकास में निम्न प्रकार से उपयोगी हैं, जैसे सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। देश के अनेक शहरों में पेयजल आपूर्ति, सिंचाई के लिए पानी, कृषि के लिए पानी और पेयजल के लिए यानी पीने के लिए पानी। नदी पर परियोजना बनाकर बाढ़ नियंत्रण है, यानी कहीं पे बाढ़ से नुकसान ना हो इसलिए नदी पे एक परियोजना बना दी जाती है। और इन सभी बहुउद्देशीय कार्यों के संपन्न होने से कृषि, विद्युत यानी बिजली, पेयजल, पीने का पानी, बाढ़ नियंत्रण जैसे अनेक आर्थिक लाभ इनसे प्राप्त हो सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जल दुर्लभता क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसके प्रमुख कारण लिखिए। तो जल दुर्लभता का मतलब है जल की कमी। सरल और सहज शब्द में सीखें करें इसको, तो जल दुर्लभता का मतलब है जल की कमी। किसी क्षेत्र में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी वहां जल प्राप्ति की कमी होना, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जल उपलब्ध नहीं होना, सभी स्थानों पर जनसंख्या के अनुपात में जल का वितरण नहीं होना, जल का अनेक कारणों से प्रदूषित हो जाना, जल में अत्यधिक मात्रा में लवणता होना भी जल की दुर्लभता का कारण बनता है, क्योंकि उसको उपयोग में ले ही नहीं सकते। अगर जल प्रदूषित है तो भी वो काम में नहीं आ सकता, अगर उसमें अत्यधिक लवण है तो भी वो काम में नहीं आ सकता। अतः समय की मांग है कि जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन करें। समय रहते हुए अगर जल का हम बचाव कर लें, उसको बचा लें, संरक्षित कर लें और उसका उचित प्रबंधन कर लें, तो आने वाले समय के लिए जल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए पश्चिमी राजस्थान की जो विधि हमने देखी है जल संरक्षण वाली, सबसे बेस्ट विधि है। तो यहाँ कई वैज्ञानिक हैं जो भ्रमण करते हैं, इस विधि को देख के जाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक बेस्ट विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, समझाइए। ऊपर हमने देखा था पहले चैप्टर में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन है, ये कैसे बता सकते हैं? तो मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी संसाधन जल है, लेकिन वर्तमान समय में उपभोग योग्य जल की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। अतः वर्षा, नदियों द्वारा, वर्षा का जो जल है वो और नदियों द्वारा प्राप्त जल को संरक्षित कर जल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। निम्न प्रकार से जल को नवीकरण योग्य संसाधन बनाया जा सकता है, जैसे नदियों में प्रवाहित जल को महासागरों में जाने से पहले आवश्यकता अनुसार उन पे बांध बनाकर या बांध के आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई के लिए भी नहरों द्वारा पानी प्राप्त होगा। बड़े शहरों में पेयजल की उपलब्धता रहेगी। उससे वर्षा जल को प्रत्येक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा संरक्षित कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इन दो उपायों से जल को पुनः नवीकरण कर लिया जाता है, इसलिए ये एक नवीकरण योग्य संसाधन है, हम कह सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण की विधियों द्वारा वर्तमान समय में जल भंडारण एवं जल संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। तो वर्षा जल संग्रहण की विधि द्वारा
वर्तमान में जल को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल जैसी वाहिकाओं द्वारा नदी के जल का उपभोग सिंचाई के लिए किया है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पीने का पानी एकत्रित करने के लिए घरों के छत से वर्षा जल संग्रहण कर एक टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। राजस्थान में सिंचाई के लिए वर्षा जल संग्रहण के लिए खेतों में फॉर्म पोर्ड बना दिए जाते हैं, खड़ीन बना दी जाती हैं, जोड़ का निर्माण कर दिया जाता है। तो यह भी जल संरक्षित करने की एक बेस्ट विधि है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक तैयारी को मजबूत करें। थैंक्स।